किसी भी एग्ज़ाम का जो की पॉइंट होता है वो होता है लास्ट के 15 टू 30 डेज़ के आसपास अगर आपके एग्ज़ाम में रह गए हैं तो चीज़ों को रिवाइज करना है। लेकिन रिवीजन करना जितना आसान लगता है एग्जैक्टली रियल लाइफ में वो होता नहीं है, क्योंकि अगर आपको कोई न्यू चीज़ें दी जाए ना पढ़ने के लिए तो उसमें इंटरेस्ट आता है, उसको पढ़ ले जाते हो। लेकिन चीज़ों को जब दोबारा से पढ़ना होता है ना, जैसे कि रिवीजन करना होता है, तो वो वाकई में टफ हो जाता है। तो यहाँ पे मैं हर एक की पॉइंट के बारे में बात करूँगा और हर एक जितनी चीज़ें मैंने लिख रखी है इसका PDF में मैं टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दूंगा, सो दैट कि आपके माइंड में कोई भी चीज़ ऐसी ना हो कि यार वो चीज़ तो मेरी रह गई थी। ठीक है, और ये जितनी पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ इसमें से 50 to 60% जो चीज़ें हैं वो एक हर स्टूडेंट के माइंड में रहता है, लेकिन जब एग्जाम नियर होता है ना तो चीज़ें भूल सी जाती है, चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। तो यहाँ पे चीज़ों को मिक्स नहीं करेंगे, हर एक चीज़ को सीरीज वाइज डिस्कस कर लेंगे और जितने भी टॉपिक्स होते हैं, जितने भी सेक्शंस होते हैं, उनको किस टाइम पे आपको प्रिपेयर करना है और कौन कौन से टॉपिक्स को ज़्यादा वैल्यू देना है, उन सारी चीज़ों के बारे में बात कर लेंगे। तो चलो यहाँ स्टार्ट करते हैं कि रिवीजन एग्जैक्टली किन चीज़ों का करना है। ये भी है कि बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि भाई यार मतलब सेफ स्कोर कितना रहना चाहिए। तो सेफ स्कोर के लिए मैंने एक चार्ट भी बना रखा है। देखो यार, आप मैक्सिमम जितना भी स्कोर कर सकते हो, हमेशा ही माइंड में रहना चाहिए कि मुझे 100 स्कोर करना है आउट ऑफ 100। ठीक है, 100 स्कोर करना है आउट ऑफ 100, आपको पूरा का पूरा स्कोर करना ही है। इससे क्या होगा कि आपका जो माइंड है ना वो लिमिटेड नहीं रहेगा, आप हर एक चीज़ पढ़ोगे, आपकी जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ किसी भी एग्जाम में लागू होती है कि आपको 100% और रैंक 1 लाने की कोशिश करते रहना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आपका जो माइंड होता है ना वो भी प्रिपेयर रहता है मैक्सिमम चीज़ें करने के लिए, गेन करने के लिए। अब यहाँ पे आपको दो चीज़ों का रिवीजन करना है। पहले तो आपने जो चीज़ें एग्जैक्टली पढ़ रखी हैं उनको तो आपको रिवीजन करना ही है, वो हमें आगे डिस्कस करेंगे कैसे उन चीज़ों को रिवीजन करना है। लेकिन जो न्यू चीज़ें या फिर कुछ चीज़ें कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही हैं, तो अभी आपके पास 15 से 20 दिन या फिर 25 दिन के आसपास रह गए हैं, तो इन टाइम में आप जो टॉपिक्स आपके कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, फिर कुछ नए टॉपिक्स है जिन्हें लगता है कि यार इसका तो वेटेज काफ़ी अच्छा है, उसको भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो उसको भी आपको प्रिपेयर करना है। साथ ही साथ जो भी टॉपिक्स आपके कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं ना, उनको भी आप तैयार कर सकते हो। और जो ऑलरेडी तैयार हैं उनको तो आपको रिवाइज करना ही है, क्योंकि देखो क्या होता है ना कि जो न्यू टॉपिक्स या फिर जो कन्फ्यूजन वाले टॉपिक्स हैं वो हो सकता है कि आप अभी पढ़ लो लेकिन एग्जाम में स्ट्राइक ना करें। लेकिन आपने ऑलरेडी जो 6 महीने से 8 महीने से पढ़ रहे हो वो तो 100% स्ट्राइक करेंगे अगर उसको आपने 1 से 2 बार रिवीजन कर लिया। तो ये दो चीज़ों का रिवीजन हमें करना है और ये चीज़ सोच के चलना है कि ये एग्ज़ाम जो है बिल्कुल लास्ट है, इसके बाद कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। हर बार स्टूडेंट्स को लगता है मेरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट ही नहीं हो रखा है और अगली बार हम प्रिपरेशन करेंगे। तो भाई ऐसा मत सोचो कभी भी, इवन दो कि मेरा जो सिलेक्शन हुआ था एक अच्छा मार्क आने के बाद भी मुझे ऐसा ही लगता था कि यार मेरा तो मतलब सिलेबस ही नहीं कंप्लीट है, और कभी ये नहीं लगता है कि सिलेबस कंप्लीट हो रखा है। आप जितना भी मॉक में आ रहे हो, जो भी आ रहे हो, अपना 100% दो और इस एग्ज़ाम को आखिरी समझ के दो और पूरा 100% दे के दो। देखो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा और चीज़ों को इस तरीके से रिवाइज कर लेना। देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है मॉक। देखो मॉक हम देते क्यों, सो दैट कि हमारा जो स्पीड है ना वो अच्छा हो जाए और चीज़ें रिवाइज हो जाए। ठीक है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है वो चीज़ें रिवाइज हो जाए और जो क्वेश्चन प्रिपेयर्ड है उसका भी रिवीजन हमें हो जाए और स्पीड भी जो है ना वो अच्छी हो जाए और एग्जाम के लिए हम प्रिपेयर हो पाएँ। इसलिए हम सिर्फ मॉक देते हैं। मॉक में बहुत क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं होगा कि आप मॉक दे रहे हो तो वही मॉक वाले क्वेश्चंस आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे, ऐसा बहुत ही कम होता है, 2 से 3% होता है। ठीक है, तो मॉक हम स्पीड के लिए वो चीज़ें रिवाइज हो जाए बस इसलिए देते हैं। तो मॉक देना तो बहुत इंपॉर्टेंट है और डेली बेसिस पे आप एक मॉक देते रहो। एक दिन आप प्राइवेट मॉक दो, जो कि मैंने सारे स्टूडेंट्स को बोल रखा है। प्राइवेट मतलब ये होता है कि भाई जैसे आप टेक्स्ट बुक है, प्री पैप है या फिर ओली बोर्ड है, जहाँ पे भी आप मॉक देते हो उनका जो पर्सनल वाला मॉक होता है वो एक दो, और साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस का जो मॉक होता है उनको भी एक दो, सो दैट कि जो रिलेवेंट क्वेश्चन है वो भी मिलता रहे और जो क्वेश्चंस ये लोग बनाते हैं उनमें से भी आने के चांसेस वगैरह होते हैं, करंट अफेयर वगैरह तो काफ़ी रिलेवेंट होता है, तो वो भी आपको मिलता रहे। अब देखो मॉक के बाद मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन मिक्स क्वेश्चन आपको हर एक सेक्शन का नहीं करना है, मैथमेटिक्स का करना है और रीजनिंग का करना है। 2 ऐसे सेक्शन है जिसकी मिक्स प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। इसके लिए देखो आप सेक्शनल मॉक्स वगैरह दे सकते हो किसी भी प्लेटफॉर्म पर जहाँ पे मिक्स क्वेश्चन होते हैं। RRB NTPC के दे लिया आपने, SSC CGL CBT 1 हो रखा है उसका आपने दे लिया 2022 2023, तो आपको जो मिक्स क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन मैथमेटिक्स और रीजनिंग का ही देना है, ये बात ध्यान देना। आप NTPC CBT 1 है या फिर CBT 2 है उसका भी मिक्स क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन जेई वाले मत देना मिक्स क्वेश्चन, क्योंकि जेई वाले तो आप ऑलरेडी यहाँ पे मॉक में कर ही रहे होगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मॉक में आपका वो चल रहा होगा, साथ ही साथ जो CGL वाले क्वेश्चन है या फिर NTPC वाले क्वेश्चन है उनको थोड़ा थोड़ा आप डेली बेसिस पे कर सकते हो। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, यानी जितने भी सेक्शन हैं आपके उनको जो टॉपिक है उन एक एक टॉपिक को आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना है। जैसे कि सबसे पहले जो इंपॉर्टेंस देना है वो है साइंस को। ठीक है, क्योंकि साइंस को हम यहाँ पे तो प्रैक्टिस कर नहीं रहे हैं, इस वजह से साइंस को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है और साइंस का वेटेज भी ज़्यादा है RRB JEE के CBT 1 में, तो साइंस को सबसे ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है। ये हम आपको बाद में बताएंगे साइंस
साइंस की कहाँ से आपको प्रैक्टिस करनी है यहाँ पे बताएंगे, लेकिन साइंस को आपको सबसे पहले रखना है टॉपिक वाइज प्रैक्टिस में। दूसरे नंबर पर रखना है आपको जीके को भी आपको टॉपिक वाइज ही प्रैक्टिस करना है, मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करनी। थर्ड नंबर पर रखना है करंट अफेयर को। देखो करंट अफेयर को बहुत वैल्यू नहीं देनी है, लेकिन साइंस और जीके के बाद आप इसको वैल्यू दो। और मैथमेटिक्स और रीजनिंग है, इसकी भी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है कि आपकी जो टॉपिक्स वीक है उन्हीं टॉपिक्स को आप टॉपिक वाइज करो। यहाँ पे मॉक टेस्ट आपने दिया, यहाँ पे मिक्स क्वेश्चंस कर रहे हो मैथमेटिक्स की और रीजनिंग की, और टॉपिक वाइज जो प्रैक्टिस है वो आप साइंस की कर रहे होगे, जीके की कर रहे होगे, करंट अफेयर की भी कर रहे होगे, लेकिन आप मैथमेटिक्स और रीजनिंग में सिर्फ जो वीक टॉपिक्स है उनकी ही आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करोगे। तो ये चीज़ों को मैंने पूरा का पूरा इलोबरेट कर रखा है। इसी तरीके से आपको चीज़ों को प्रैक्टिस करना है, देखना आपके मार्क्स कितने रैपिडली इंक्रीज होंगे। अब देखो जो अगली चीज़ है साइंस किरण। अब देखो हम यहाँ पे मैंने लिख रखा है ना टॉपिक वाइज प्रैक्टिस किस तरीके से कर। अब देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है टॉपिक वाइज प्रैक्टिस किन टॉपिक से करना है। अब देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है किन सेक्शंस का टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना है। अब लेकिन उनको पढ़ना कहाँ से वो मैं आपको बता देता हूँ। और देखो यहाँ पे जो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना है हर एक सेक्शन का, सबसे पहले आता है साइंस। तो साइंस को आपको कहाँ से प्रैक्टिस करना है, आरआरबी जेईई का जो CBT 1 होता है उसमें ना ही ज़्यादा बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं, ना ही बहुत ज़्यादा लो क्वेश्चन आते हैं साइंस के, मतलब एक ऑन एवरेज क्वेश्चन आते हैं। मैंने कि जैसे कि इसका पेपर देखा, पेपर को थोड़ा एनालिसिस किया, आपने भी किया होगा और देखा होगा कि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, फिर बहुत ज़्यादा आसान भी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है ना, ये जो रेलवे की सामान्य विज्ञान वाली बुक है किरण वाली, इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन जो एग्जैक्टली आते हैं। तो यहाँ से आप रिवीजन भी कर सकते हो और इस बुक को आप 20 दिन में 2 बार पढ़ भी सकते हो, मतलब आप अच्छे से पढ़ोगे तो 2 बार इसको पढ़ सकते हो, क्योंकि साइंस का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। इसका लिंक अगर आपको चाहिए तो वो आप कमेंट बॉक्स में बोल देना, वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और इसमें उन्हीं टाइप से क्वेश्चन दे रखे हैं जैसे कि आपके आरआरबी जेईई में आते हैं। तो ये बुक आपकी हो जाएगी साइंस के लिए एग्जैक्टली, ठीक है। और इसको प्रैक्टिस कैसे करना है, तो देखो यार ये भी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि लाइक की जो किरण की बुक है ना, मतलब ये जो साइंस वाली बुक है किरण की, इसको आप ओपन करोगे तो इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं उसको थोड़ा पेंसिल मार्क कर करके पढ़ना, तो थोड़ा सा चीज़ें ना मेमोराइज हो जाती हैं। फिर इसको आप रफ कॉपी में नोट करके ही पढ़ सकते हो। जैसे आपको कोई क्वेश्चन पढ़ा उसको आप रफ कॉपी में नोट कर दो। तो इस तरीके से एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़ो, ज़्यादा घबराना नहीं है। एक क्वेश्चन आपने देखा उसको ढंग से आपने रफ में किया और मतलब ऐसा लगे कि यार आप फील ले रहे हो हर एक क्वेश्चन का, समझ रहे हो। तो उस तरीके से आपको साइंस की प्रिपरेशन करना है, क्योंकि इसका वेटेज काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल जाता है। दूसरी जो चीज़ है वो है जीके, ठीक है, और करंट अफेयर। तो देखो यहाँ पे मैंने दूसरे नंबर पे लिख रखा है करंट अफेयर, लेकिन इसको आपको उतना ज़्यादा महत्व नहीं देना है, क्योंकि करंट अफेयर का वेटेज बहुत ज़्यादा नहीं है आपके जेईई में। तो अगर आप ऑलरेडी करंट अफेयर बहुत ज़्यादा दिल लगा के पढ़ रहे हो तो ऐसा गलती मत करना। आप साइंस को सबसे ज़्यादा महत्व देना, उसके बाद जनरल नॉलेज का जो टॉपिक्स हैं उनको वेटेज देना। अब देखो जो जीके में कुछ टॉपिक्स हैं ना, वही टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, सारे टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं। और कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं उसकी PDF मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। 50% आपका काम आसान हो जाएगा। तो ये काम कर लेना, जो टॉपिक्स मैं दूंगा सिर्फ वही पढ़ लेना। और वो कैसे पढ़ना, यार आप टॉपिक वाइज भी पढ़ सकते हो, जो टॉपिक मैं दूंगा वो पढ़ लो और उसकी आप प्रीवियस ईयर के जो कंपाइलेशन होते हैं, ठीक है, वहाँ से आप 100 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन लगा सकते हो उन टॉपिक्स के, या फिर लूसेंट को भी आप चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन PYQ लगा लोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो जो भी जीके की PYQ है उनको लगा लेना। करंट अफेयर देखो, करंट अफेयर की जो मंथली वाली वीडियो आती है ना उसको आप देख लेना, और करंट अफेयर की जो मंथली की PDF है वो भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर रखी है। तो मंथली वाली करंट अफेयर पढ़ लेना, 1 से 1.5 साल की पढ़ लेना, वो आपके लिए इनफ रहेगा। लेकिन इसको आप तब पढ़ना, करंट अफेयर के बारे में मैं बताऊँगा कब आपको पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। लेकिन साइंस को और जीके को सबसे पहले आपको प्रेफरेंस देना है। नाउ जो बात आती है वो मैथमेटिक्स और रीजनिंग की। देखो मैथमेटिक्स और रीजनिंग की अगर आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर रहे हो यहाँ पे जो वीक टॉपिक्स है, तो 30 से 40 क्वेश्चन डेली बेसिस पे आपको लगाना है, ठीक है। 30 से 40 क्वेश्चन मैथमेटिक्स और रीजनिंग के, मतलब 30 क्वेश्चन आपने मैथ्स के लगा लिए, 30 क्वेश्चन आपने रीजनिंग के लगा लिए, लेकिन वही टॉपिक्स लगाना जो टॉपिक्स आपके वीक हों, ध्यान देना, ठीक है। और ये जितने भी टॉपिक वाइज जो आपकी PDF है वो आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दूंगा, या फिर आपके पास ऑलरेडी कोई रेलवे की PYQ की बुक पड़ी हुई है या फिर SSC की पड़ी हुई है तो उससे भी आप चाह के लगा सकते हो। लेकिन बस ध्यान देना कि आप जेईई वाले क्वेश्चन एग्जैक्टली मत लगाना, क्योंकि वो तो आप मॉक में ऑलरेडी दे ही रहे होगे। मिक्स वाले क्वेश्चन को तभी प्रैक्टिस करना अगर आपका जो तैयारी है ना वो ठीक ठाक सी है, मतलब कि अगर आपके 50 से ऊपर नंबर आ रहे हैं तो आप मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। अदरवाइज आपको इसमें और इसमें ही पूरा का पूरा टाइम लग जाए, क्योंकि आप वीक टॉपिक तो आपके सारे ही सारे होंगे, बहुत सारे वीक टॉपिक होंगे, तो आपको मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए टाइम ही नहीं मिल पा रहा होगा। इसीलिए कह रहा हूँ अगर आपके 50 से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं इसका मतलब कि आप ऑन एवरेज स्टूडेंट हो और आप मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। और इसकी जो PDF है वो भी मैं टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दूंगा, या फिर आपके पास ऑलरेडी कोई बुक पड़ी हुई है तो वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इवन दो कि जो RRB NTPC CBT 1 के क्वेश्चन हो रखे हैं या फिर CBT 2 के क्वेश्चन हो रखे हैं वो दोनों सेम टू सेम ही होते हैं,
उनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ध्यान दिया आपने, यहाँ पे आपको मॉक देना है। मॉक किस लिए देना होता है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। जो मिक्स क्वेश्चन है वो आपको तभी करने हैं जब आपकी 50% से एबव तैयारी हो, और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस आपको साइंस की करनी है, जीके की करनी है। करंट अफेयर को थोड़ा कम वैल्यू देना है लेकिन इसको भी वैल्यू देना है, और मैथमेटिक्स में और रीजनिंग में जो वीक टॉपिक्स हैं उन्हीं की प्रिपरेशन आपको कर। अब सबको पता है कि मॉक देना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए नहीं कि आपका सिलेक्शन हो पाए, आपको वही क्वेश्चंस मिल पाए, इसलिए कि आप एग्जाम हॉल में बैठ पाओ, एग्जाम हॉल में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओ, आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो पाए, और जो चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है उसका एक अच्छी तरीके से रिवीजन हो पाए। लेकिन मॉक को देना कब है? देखो, आफ्टरनून में आपको मॉक देना प्रेफरेंस करोगे आप कि मुझे दोपहर के टाइम में मॉक देना है। ठीक है, अब दोपहर के टाइम में मॉक क्यों देना है भाई? क्योंकि दोपहर में ही आपका एग्जाम भी होता है, समथिंग दोपहर के टाइम में एग्जाम होता है। तो 10 बजे से लेके 12 बजे के आसपास या फिर 2 बजे के आसपास, 10 से 2 के बीच में आपका जो माइंड होता है ना वो उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं होता है, और इसी टाइम पे एग्जाम भी वो लोग लेते हैं। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा चाल होता है उन लोग का। तो इस टाइम पे आपको मॉक देना है सो दैट कि आप एग्जाम हॉल में भी अच्छा प्रदर्शन करके आ पाओ। और जब भी मॉक देना आप रिलैक्स मोड में देना, बहुत ज़्यादा प्रेशर में मत देना, बिल्कुल खाना वाना आराम से खा के। और मॉक किस तरीके से देना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बता रखी है, जो कि आपको लिंक भी आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। तो वो अगर आप देख लोगे तो लिटरली बता रहा हूँ 10 नंबर तो आपके बढ़ जाएंगे। अभी आपको मजाक लग रहा होगा लेकिन लिटरली बता रहा हूँ 10 नंबर बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं किसी भी एग्जाम में। 5 नंबर 2 नंबर भी मायने रखते हैं। तो मॉक किस तरीके से देना है वो वीडियो आप चाहो तो देख सकते हो, और एक बार में बैठ के पूरा का पूरा मॉक जो है ना वो दे देना है। आपको 2 पार्ट में नहीं बैठना है कि भाई यार आधा हमने अभी दे दिया 30 मिनट का, बाकी जो 60 मिनट बढ़ गए उसको बाद में दिया, फिर 60 मिनट अभी दे लिए, 30 मिनट हमने बाद में दिए। तो ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है, और एनालिसिस उसका बिल्कुल परफेक्टली करना है। भाई आप सीरियसली एग्जाम देने जा रहे हो ना, तो आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और देखना है कि कौन क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्या चीज़ हो रही है, कहाँ से मुझे सिली मिस्टेक्स हो रही हैं। कभी कभी क्या होता है कि 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, आपको पता होता है कि यही आंसर है, लेकिन फिर भी आप क्या करते हो कि इस आंसर को लगा देते हो, क्योंकि आप चारों ऑप्शंस को नहीं पढ़ते हो, या फिर आपका जो माइंड है वो उतना तरीके से एक्टिवली वर्क नहीं करता है। तो ये चीज़ें ध्यान देना। सिली मिस्टेक्स तो सबसे ज़्यादा 5 से 6 क्वेश्चन तो ऐसे गलत हो जाते हैं जो कि आपको आ रहे होते हैं फिर भी गलत हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देना, और ये सारी चीज़ें मैंने वो जो मॉक वाली वीडियोस में बता रखी है, तो उस वीडियो को चाहो तो आप देख सकते हो। नोट डाउन योर वीक टॉपिक। अब देखो मैंने इस जो यहाँ पे ये मैंने बता रखा था कि वीक टॉपिक्स को आपको करना है, लेकिन ये वीक टॉपिक्स आपको पता कैसे चलेगा कि आपके कौन से टॉपिक्स वीक हैं? तो देखो, जो आप मॉक देते हो वहीं से पता चल जाएगा कि आपके कौन से टॉपिक्स वीक हैं, जो आपसे नहीं लग पाते हैं, फिर जो गलत होते हैं या फिर जिसमें टाइम लगता है, वहाँ से आपको पता चलेगा कि आपके वीक टॉपिक्स कौन से हैं, और उन्हीं वीक टॉपिक्स को आपको प्रिपेयर करना है। जैसे कि मैंने इस यहाँ पे आपको बता रखा था कि आपको ये जो है ना, इसमें आपको वीक टॉपिक्स तैयार करने हैं, तो यहाँ से आप वीक टॉपिक्स तैयार कर सकते हो। ओके, तो आपका जो स्कोर है वो ऑब्वियसली बढ़ेगा, क्योंकि आप तो वो क्वेश्चंस तो कर ही रहे होगे जो क्वेश्चंस आपको आते हैं। लेकिन यहाँ से वीक टॉपिक को भी आप 15 दिन में आराम से 4-5 टॉपिक तो एटलीस्ट तैयारी कर सकते हो। मतलब 4-5 टॉपिक का मतलब है कि ये 4-5 नंबर आपके बढ़ जाएंगे। ठीक है, और इसीलिए मैंने बताया कि मैथमेटिक्स जो रीजनिंग है ना, इसमें वीक टॉपिक को तैयार करके, जैसे कि मैंने आपको लिखा था ना, मैथमेटिक्स जो रीजनिंग है इसके ही सिर्फ वीक टॉपिक तैयार करने, क्योंकि ये वीक टॉपिक अगर आप तैयार करोगे तो इसमें मतलब स्कोर करने की संभावना 100% होती है। अगर वो आपका टॉपिक अच्छे से तैयार हो गया तो आप 100% कर सकते हो। लेकिन साइंस, जीके, करंट अफेयर कोई ठिकाना नहीं होता है। इसीलिए कह रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स और रीजनिंग का ही वीक टॉपिक आपको तैयार करना है। अब देखो, यहाँ पे जो आपकी अपनी नोट्स होंगी, जो आपके टीचर ने बनवा रखी होंगी, जो फिर आपने पढ़ी होंगी काफ़ी लंबे समय तक, उनको भी आपको रिवाइज करना है। अब उनको कैसे रिवाइज करना है भाई? मान लो कि ये आपकी नोट्स है, जस्ट मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो ये आपकी नोट है, जैसे कि आप, मेरी तो मैथमेटिक्स की नोट है, आपकी साइंस की नोट होगी, जीके की नोट होगी, वॉट जिसकी भी नोट होगी। लेकिन ध्यान देना कि जिसका वेटेज ज़्यादा है उसको उतना ही ज़्यादा वैल्यू देना। तो मान लो ये आपकी नोट है, तो इसमें आप क्वेश्चन आपने पढ़ा और उसको ढंग से, जैसे कि ये रफ कॉपी, उसमें अच्छे से लिख लेना भाई कि ठीक है यार ये ट्रायंगल है, इस तरीके से। मतलब अपने माइंड में इमेजिनेशन कर करके हर एक क्वेश्चन को एकदम अच्छे से पढ़ना। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को पढ़ना और उसको बारी बारी से करते जाना। मतलब पूरा दिल लगना चाहिए हर एक क्वेश्चन में। आप समझ रहे हो? मतलब जितना ही ज़्यादा आप अटैच्ड होगे अपने पढ़ाई से, उतना ही अच्छा आप स्कोर करोगे, उतना ही इंटरेस्ट आपका डेवलप होगा। तो आपको अटैच्ड हो जाना है पूरे के पूरे अपने एग्जाम से भाई, समझ रहे हो? मतलब पूरा प्यार हो जाना चाहिए। तो लिटरली बता रहा हूँ, सिलेक्शन आपका आराम से हो जाएगा। प्रेफरेंस ऑफ सेक्शन, देखो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप किस सेक्शन को कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो। बहुत सारे जो स्टूडेंट है वो करंट अफेयर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हैं, जीके को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हैं। ऐसा नहीं करना है, साइंस को थोड़ा अच्छा इंपॉर्टेंस देना है, नहीं तो फिर मैथमेटिक्स और रीजनिंग को, और जीके है और जो करंट अफेयर है ना, इसको थोड़ा सा आप लास्ट में देखना। अगर आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा है तब जीके और करंट अफेयर को देखो, अदरवाइज बहुत अच्छा प्रिपरेशन नहीं है तो जीके और करंट अफेयर की जगह आप साइंस, मैथमेटिक्स और जो रीजनिंग है इसको थोड़ा सा अच्छा प्रेफरेंस दो। ठीक है,
यहाँ पर लिख भी रखा है मैथमेटिक्स और रीजनिंग को जितना आप ज़्यादा टाइम दोगे ये उतना ज़्यादा आपको नंबर देंगे। साइंस को डू सम रिसर्च ऑन PYQs, थोड़ा सा साइंस को रिसर्च कर लेना कि यार किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जैक्टली आ रहे हैं। हालांकि मैंने आपको बुक भी रिकमेंड कर रखी है कि उस बुक से आप पढ़ सकते हो, तो अच्छा खासा स्कोर आप करोगे, क्योंकि एवरेज जो क्वेश्चंस हैं वही आते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा रिसर्च करके आप पढ़ोगे, यार इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं तो इस टाइप के मुझे क्वेश्चन पढ़ने, वो चीज़ आपको खुद से थोड़ी करनी होंगी। ये रहेगा पूरा का पूरा पढ़ने का तरीका, इस तरीके से आपको चीज़ों को करना है। अब हम बात कर लेते हैं कि सेफ स्कोर एग्जैक्टली क्या होना चाहिए। देखो यहाँ पे RRB JEE 2019 का जो कटअप था, पिछली बार जो वैकेंसी थी वो 5000 ज़्यादा थी इस बार के वैकेंसी से 2024 के, यानी कि 13,487 वैकेंसी था, और इस बार है वो 8000 के आसपास वैकेंसी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना, वो मतलब मैटर्स करती हैं आपके कट ऑफ पे, लाइक कि आपकी वैकेंसी कितनी थी और आप किस जोन से आपने फॉर्म फिल किया है, एग्जाम का लेवल कैसा था, मतलब शिफ्ट कौन सा आपका पड़ा, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो गुवाहाटी जोन है उसको लेके बहुत ज़्यादा लोग सेफ जोन बताते हैं, लेकिन यहाँ पे भी गुवाहाटी का जो अगर आप देखो तो 72 मार्क्स है, मतलब है कि अच्छा खासा कटअप देखने को आपको मिला था। लेकिन बहुत सारे ऐसे जोन हैं जहाँ का काफ़ी कम भी गया है, जैसे तिरुवनंतपुरम का बहुत ही कम गया था। तो यहाँ पे अगर आप चेक कर लेना, जो भी PDF है मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड भी कर दूंगा, तो आप एवरेज लगा सकते हो कि यार ठीक है, इससे मैं 5 नंबर 6 नंबर ज़्यादा करके आऊँगा तो मेरा CBT 1 एटलीस्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको ऑलरेडी बोल रहा हूँ, आपको 100% स्कोर करने का हर एक एग्जाम में ट्राई करना चाहिए, ठीक है, तभी आप एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। अगर आप अपना माइंडसेट बना दोगे मुझे 71 है तो 75 के आसपास लेके आना है, ठीक है, इसके आसपास लेके आना, तो आपका माइंड भी उसी तरीके से वर्क करता है, आप मेहनत भी उसी के अकॉर्डिंग करते हो, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, तो ये चीज़ ध्यान देना। लेकिन अगर आप एवरेज निकालोगे तो 65 के आसपास एवरेज आ रहा है, मतलब समझ लो अच्छा ही खासा स्कोर है, जो कि 4 साल पुरानी वैकेंसी थी उसके बाद भी अच्छा खासा स्कोर है 65 आना CBT 1 के लिए। OBC देखोगे तो 5 नंबर कम है UR से, इस तरीके से SC देखोगे तो वो UR से काफ़ी कम है, समथिंग 13 नंबर के आसपास कम है, और ST जो है वो भी काफ़ी कम 20 मार्क्स के आसपास UR से कम इसकी जो कट ऑफ है वो गई थी, ऑन एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप चीज़ों को देख लेना, ये चार्ट पैटर्न थोड़ा सा आप समझ लेना, आप मान के चलो कि एटलीस्ट आपको 80 के आसपास स्कोर करना है अगर आपको बिल्कुल ग्रीन जोन में रहना है। 80 आप मान के चलो, क्योंकि अगर आप देख रहे हो कि मालदा का 73 गया था, मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता कहाँ का कट ऑफ कैसे चला जाए, क्योंकि वैकेंसी के अकॉर्डिंग ये सब कुछ चीज़ें डिपेंड करती हैं। कोई बहुत अच्छे खासे लड़के आप मान लो कि बिलासपुर से फिल कर दी तो वहाँ का 70 चला गया इस बार, ठीक है, तो सब कुछ चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो आप मान के चलना कि 80 के आसपास आपको स्कोर करना है, और मैंने आपको बता दिया कि साइंस का पोर्सन, मैथमेटिक्स का पोर्सन और रीजनिंग का पोर्सन, इसको अच्छे से तैयार करके जाना भाई, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना, और बुक वगैरह की लिंक चाहिए तो वो आप जाके कमेंट बॉक्स में बोल देना, उसका बुक का लिंक भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। और देखो रेलवे के लिए एक और बुक आती है, अगर आप JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो तो CBT 1 की प्रैक्टिस बुक आती है किरण की, तो उसको भी आप ले सकते हो। अगर आपके यहाँ जल्दी डिलीवर हो जाता है ये बुक तो उसको भी आप लेके एक बार प्रैक्टिस कर सकते हो। सेम टाइप जो सेम नेचर के क्वेश्चंस हैं वो आपको इस बुक में मिल जाएंगे। जो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे सारे PDFs वगैरह और जितनी भी चीज़ें होती है वो मैं प्रोवाइड कराता रहता हूँ, और ये जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसका PDF आपको आप वहाँ पे मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर, और लाइक वाइक भी कर सकते हो। बाय बाय।